नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एडुटेरिया 5000 प्लस एमसीक्यूज बुक के सेट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो पर्यावरण का विषय भारतीय संविधान के डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल 48A के अंतर्गत पर्यावरण की बात की गई है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित बात की गई है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र अर्थात मानव द्वारा निर्मित परितंत्र कृत्रिम परितंत्र होता है। तो यह कृत्रिम परितंत्र जो है यह बगीचा, इन ऑप्शनों में बगीचा कृत्रिम परितंत्र है। कृत्रिम परितंत्र के अंतर्गत बांध, उद्यान, पार्क, चिड़ियाघर, मछली घर आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का ए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलवाष्प। सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है जलवाष्प। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित ग्रीन हाउस गैस का नाम है CO2, किंतु सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूमि अर्थात यहाँ जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह कन्याकुमारी है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है और संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है और उत्तरतम बिंदु को इंदिरा कौर कहा जाता है। वहीं सबसे पूर्वी बिंदु को किबुथु और सबसे पश्चिमी बिंदु को सरक्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? तो हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। सही है, हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक होती है। गलत है, क्योंकि हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक नहीं बल्कि कम होती है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। प्रायद्वीप अर्थात 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, तो इस प्रायद्वीपीय भारत की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है। भारत के बाईं ओर अरब सागर स्थित है, तो इधर अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम बताना है, तो यह नर्मदा नदी है। बाकी ये 3 नदियां अरब सागर में नहीं गिरती है। जब नर्मदा नदी की बात कर रहे हैं तो नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा नदी भी है। नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा नदी भी है। और नर्मदा का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक का पठार, अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी का उद्गम है, यह मध्य प्रदेश में है। तथा यह जो मुहाना है इसका, यह अरब सागर में खंभात की खाड़ी में, खंभात
की खाड़ी में इस नर्मदा नदी का मुहाना है। इस जब हम नर्मदा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है दूधी। दूधी नर्मदा नदी की सहायक नदी है तथा तवा, ये दो प्रमुख नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। इस जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की केवल दो नदियां, नर्मदा नदी और एक दूसरी नदी है तापी नदी। नर्मदा नदी और तापी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर इस डायरेक्शन में बहती है और यह अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है अम्लीय मिट्टी। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है अम्लीय मिट्टी। जब हम चाय की बात करते हैं तो चाय के लिए जो उपयुक्त मौसम होता है वह गर्म और आर्द्र जलवायु तथा तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस चाय की खेती के लिए उपयुक्त तापमान है। तथा वहाँ पर जिन क्षेत्रों में चाय की खेती होती है, अधिकतर पहाड़ी या पठारी इलाकों में चाय की खेती होती है, जहाँ जल निकास की व्यवस्था उत्तम होती है, अर्थात चाय का जो पौधा होता है उसके जड़ों में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून निवर्तन। मानसून निवर्तन होता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी की तरफ। मानसून का निवर्तन होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी की तरफ। निवर्तन मतलब कि मानसून का लौटना, यह उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी इस दिशा में मानसून का लौटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काराकस। वेनेजुएला की राजधानी का नाम है काराकस। यह जो वेनेजुएला है यह दक्षिणी अमेरिकी देश है। यह दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार इसी वेनेजुएला में पाया जाता है और यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा झरना भी पाया जाता है जिसे एंजल जलप्रपात कहते हैं। यह जो वेनेजुएला है यह अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर के साथ अपना सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है ये पता करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका बागियो, क्योंकि अमेरिका में जो ये तूफानों के नामों से सुमेलित किया गया है। भारत में जो तूफान आता है उसे चक्रवात कहते हैं, चीन में जो तूफान आता है उसे टाइफून कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली आता है, जबकि अमेरिका में जो तूफान आता है उसका नाम टॉर्नेडो कहा जाता है। अमेरिका में आने वाले तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति पाई जाती है। यह विश्व का सबसे बड़ा जो प्रवाल भित्ति है वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। प्रवाल भित्ति की जब हम बात करते हैं, प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ की जब बात करते हैं तो इसे मूंगा की चट्टान भी कहा जाता है। यह जो प्रवाल भित्ति है यह प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित एक दीवार की भांति क्षेत्र होता है जिसे प्रवाल भित्ति कहा जाता है। यह जो प्रवाल एक समुद्र में एक बहुत ही छोटे छोटे जीव होते हैं जिनकी उत्पत्ति के लिए एक आदर्श स्थिति होनी चाहिए सागरों में। तो वहाँ का सागर का जो तापमान होना चाहिए वह 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। वहाँ का जल शांत होना चाहिए, स्वच्छ पानी होना चाहिए किंतु एकदम स्वच्छ नहीं होना चाहिए, तथा सूरज की किरण उन क्षेत्रों में सूरज की किरण पहुंचनी चाहिए जहां प्रवाल का जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है? तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है मूल कर्तव्य से। जब हम स्वर्ण सिंह समिति की बात कर रहे हैं तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर ही भारतीय संविधान में
42वां संविधान संशोधन पारित किया गया था, जो 1976 में पारित हुआ था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग 4A जोड़ा गया। भारतीय संविधान में भाग 4A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 42 में न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध किया गया है। यह भारतीय संविधान के DPSP अर्थात नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात CAG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है। गलत है, क्योंकि इसका जो CAG का कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, यह CAG का कार्यकाल होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। गलत है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना नहीं रहता है। गलत है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती हैं। गलत है, क्योंकि इनका वेतन और सेवा शर्तें राष्ट्रपति नहीं बल्कि भारतीय संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कथन गलत है। जब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात CAG की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत CAG का वर्णन किया गया है। यह जो CAG है, CAG अर्थात कैग का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष और 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए। इसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह जो कैग होता है यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है तथा राज्य सरकार का रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपालों को सौंपता है। CAG को लोक लेखा समिति के अंतर्गत 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। और वर्तमान में इस लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम है अधीर रंजन चौधरी तथा वर्तमान CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और ये भारत के 14वें CAG अर्थात कैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 15%। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह जो नियम तय हुआ था यह भारतीय संविधान के 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह तय किया गया था कि भारत के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उस मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री सहित सदन की कुल सदस्य संख्या अर्थात लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी करना संबंधित है। जब हम रिट की बात करते हैं तो भारत में उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट, ये दो
संस्थाएं हैं, यही दो संस्था भारत में रीट जारी कर सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट है भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अनुसार रीट जारी करती है, जबकि हाई कोर्ट भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 के अनुसार रीट जारी करती है। इन दोनों के अनुसार भारतीय संविधान के इन आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अनुसार जो रीट जारी किया जाता है, ये रीट 5 प्रकार का होता है। ये 5 प्रकार है रीट के 5 प्रकार: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1985 में। 1985 में दल बदल संबंधित अधिनियम पारित किया गया था। यह जो दल बदल अधिनियम था, यह 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में पारित किया गया था। और इस 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो दल बदल से संबंधित है। यह जब 52वां संविधान संशोधन 1985 में पारित हुआ था, इस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तथा उस समय ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट थे, अर्थात राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की गई, प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन शुरू की गई तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 8 सदस्य शामिल किए गए, जिनमें से 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था। इसी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया। यह जो विस्तार था, यह भारत शासन अधिनियम 1909 में जो शुरू किया गया था, मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन का जो 1909 में शुरू किया गया था, उसी का विस्तार हुआ 1919 में, और इसके तहत सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन का सुविधा दिया गया। और इसी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम है सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम है सियोल। और दक्षिण कोरिया तथा उत्तर कोरिया के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा दक्षिण कोरिया तथा उत्तर कोरिया के बीच की सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बनारस अधिवेशन 1905 में। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में
स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ था। बनारस अधिवेशन 1905 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 14 जून 1947 को कांग्रेस कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया और इस माउंटबेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत का विभाजन हुआ और कांग्रेस कार्य समिति ने भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया था 14 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बेबल के समय में। बेबल के द्वारा संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में भारत के संविधान सभा की पहली बैठक आहूत की गई थी और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो बेबल थे। पहली बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव अपनाया गया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान का प्रस्तावना बन गया। जब हम संविधान सभा के प्रथम बैठक की बात कर रहे हैं तो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुआ था और एम एन राय ने पहली बार 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, उसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दे दी गई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई बैरकपुर छावनी में। मंगल पांडे 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र असम नहीं रहा है। यह इस्लामिक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसका नेतृत्व किया था सैयद अहमद बरेलवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बी.एस. नायपाल। बी.एस. नायपाल पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। इनका एक प्रमुख पुस्तक है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। बी.एस. नायपाल का एक और प्रमुख पुस्तक का नाम है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में संधि का नाम दिया गया है और सूची 2 में यह संधि कब हुई थी सन ईस्वी का नाम दिया गया है। तो सूरत की संधि हुई थी 1775 ईस्वी में। पूना की संधि हुई थी 1817 ईस्वी में। पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में तथा देवगांव की संधि हुई थी 1803 ईस्वी में। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। इस मृच्छकटिकम के लेखक का नाम है शूद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म का अनुयायी था। यह जो कलिंग का शासक था खारवेल, यह जिस वंश से जुड़ा हुआ था उस वंश का नाम है महामेघवाहन वंश। इसे चेदी वंश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित की गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पल्लव शासकों के द्वारा। दक्षिण भारत में निर्मित कैलाशनाथ मंदिर जो कैलाशनाथ मंदिर है एलोरा की गुफा में महाराष्ट्र में निर्मित है। यह पल्लव शासकों के द्वारा निर्मित की गई थी।
पल्लव शासकों की जानकारी, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति तथा ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। इस पल्लव वंश का जो संस्थापक था वह सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु, जिसने इसी सिंह विष्णु ने 575 ईस्वी में पल्लव वंश की स्थापना की थी। पल्लव वंश के जो प्रारंभिक शासक थे ये सातवाहनों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एरियन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक बना रहता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1/10 सेकेंड, अर्थात 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आइरिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क अर्थात किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 55 से 60%। रक्त का 55 से 60% भाग प्लाज्मा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरिजीन। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम है फ्लोरिजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? सही उत्तर परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को कहा जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संसर्जक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को कहा जाता है संसर्जक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, OH- आयन। OH- आयन क्षारक को जल में घोलने पर मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.2, 2.2। नींबू का रस अम्लीय होता है। जिसका भी पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है तथा 7 से अधिक पीएच मान वाले का जो स्वाद होता है वह क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, श्यानता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? छाया में पनपने वाले पौधे को कहा जाता है सियोफाइट्स। छाया में पनपने वाले पौधे को कहा जाता है सियोफाइट्स। मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रूस और फिनलैंड के बीच। रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय रेखा। मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय रेखा रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। वर्ष 2023 में इस जैव विविधता दिवस का थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट। वर्ष 2023 में जैव विविधता दिवस का थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड ब्लॉक बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, CPI। भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है CPI। धन्यवाद।